नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में हम लोग मुग़ल साम्राज्य पर चर्चा कर रहे थे और जिसमें प्रीवियस क्लास में हम लोग दोस्तों शाहजहां के बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब इतिहास की दृष्टि से और हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1658 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1707 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1707 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार हुआ तो उसने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इसी क्रम में दोस्तों औरंगजेब के चारों भाइयों में उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हो गया। और कौन कौन से युद्ध हुए इन सब के बारे में हमने आपको प्रीवियस क्लास में विस्तृत तरीके से बताया था। दोस्तों, बहादुर का युद्ध जो 1658 ईस्वी में हुआ और किन के मध्य हुआ है दोस्तों, तो ये शाह शुजा और मुगलों की सेना के मध्य हुआ था। धर्मठ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और दोस्तों खंजवा का युद्ध और देवराई घाटी का युद्ध, इन सब के बारे में हमने आपको विस्तृत तरीके से बताया था प्रीवियस क्लास में। आज दोस्तों औरंगजेब इन सभी युद्धों में अपने चारों भाइयों की दोस्तों हत्या करने के बाद शासक बना है, तो उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, औरंगजेब का जन्म कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को। दोस्तों, औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा और इसका जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को हुआ। और कहाँ हुआ, तो दोहाद गुजरात नामक स्थान पर। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ। दोस्तों, औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, तो शाहजहां। औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, तो दोस्तों शाहजहां था। और दोस्तों, हमने आपको बताया था कि शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और दोस्तों, औरंगजेब की माता का क्या नाम था, तो औरंगजेब की माता का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। दोस्तों, औरंगजेब की माता का नाम क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम। दोस्तों, शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को, मल्लिका ए जमानी या मुमताज महल की। दोस्तों, तो अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने दोस्तों मल्लिका ए जमानी या मुमताज महल की उपाधि दी थी। और दोस्तों, अर्जुमंद बानो बेगम माता थी औरंगजेब की। दोस्तों, उसके बाद औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था, तो औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। और दोस्तों, औरंगजेब जो था वो सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। दोस्तों, औरंगजेब को अपनी धार्मिक कट्टरता की वजह से औरंगजेब को अपनी धार्मिक कट्टरता की वजह से जिंदा पीर नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जिंदा पीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है, तो औरंगजेब। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जिंदा पीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है, तो औरंगजेब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों, 18 मई 1637 ईस्वी 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब की शादी दोस्तों दिलरास बानो बेगम से हुई। दोस्तों, औरंगजेब की शादी 18 मई 1637 ईस्वी को दिलरास बानो बेगम से हुई। और दोस्तों, इतिहास में दिलरास बानो बेगम को रबिया बीबी के नाम से प्रसिद्धि मिली है। दोस्तों, इतिहास में दिलरास बानो बेगम को रबिया बीबी के नाम से प्रसिद्धि मिली है। और दोस्तों, दिलरास बानो बेगम का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। दोस्तों, दिलरास बानो बेगम का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और दोस्तों, इसके मकबरे को दूसरा ताजमहल दिलरास बानो बेगम या औरंगजेब की पत्नी जो दोस्तों दिलरास बानो बेगम थी, इनके मकबरे को दूसरा ताजमहल या ताजमहल की भद्दी नकल भी कहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि औरंगजेब का टाइम पीरियड क्या रहा। तो 1658 से दोस्तों 1707
औरंगजेब की शादी कब हुई तो 1637 ईस्वी में। और औरंगजेब का जन्म कब हुआ तो 1618 ईस्वी में। और कहाँ हुआ तो दोहात गुजरात में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। आगे आगरा पर कब्जा कर दोस्तों जो उत्तराधिकारी का निर्णायक युद्ध देवराई घाटी में हुआ, इसमें दोस्तों औरंगजेब ने और देवराई घाटी के युद्ध में दोस्तों औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। और दोस्तों आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहाउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को कराया। दोस्तों आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को कराया। और किस नाम से कब कराया तो अबुल मुजफ्फर मुजाहुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। दोस्तों ये चीज़ भी याद रखना कि आलमगीर किसे कहते हैं तो औरंगजेब को, जिंदा पीर किसे कहा जाता है तो औरंगजेब को। दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से। और इसने दोस्तों इसका राज्याभिषेक कब हुआ तो 31 जुलाई 1658 ईस्वी को। उसके बाद दोस्तों देवराई घाटी के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। दोस्तों ये निर्णायक युद्ध था उत्तराधिकारी का, देवराई घाटी का युद्ध। और इसी युद्ध में दोस्तों औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकोह की हत्या कर दी और दोस्तों दिल्ली में प्रवेश किया। और दोस्तों शाहजहाँ के शानदार महल, दोस्तों दिल्ली में शाहजहाँ के शानदार महल में औरंगजेब ने प्रवेश किया। और 5 जून 1659 ईस्वी को दोस्तों कब तो 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा मुगल बादशाह है जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया, तब भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू कर दिया। दोस्तों 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू कर दिया। दोस्तों जब हम लोग अकबर के बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। किसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया तो 1563 में अकबर ने। और 1664 ईस्वी में इसे पुनः लागू कर दिया किसने तो औरंगजेब ने। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। औरंगजेब ने दास प्रथा, सती प्रथा, जुआ खेलना, शराब का सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। तो दोस्तों दास प्रथा, सती प्रथा, जुआ खेलना, शराब का सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किसने किया तो औरंगजेब ने कर दिया था। उसके बाद दोस्तों 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस सन में सूरत को पहली बार शिवाजी ने लूटा तो 1664 ईस्वी में। और यहीं से मुगलों को सबसे ज़्यादा आमदनी होती थी दोस्तों, कहाँ से तो सूरत से। सूरत से दोस्तों मुगलों को सबसे ज़्यादा आमदनी होती थी, जिसे 1664 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी ने लूट लिया था। उसके बाद दोस्तों 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने योग्य सेनापति जयसिंह को छत्रपति शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो दोस्तों औरंगजेब का सेनापति कौन था तो जयसिंह था, जिसे औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा और शिवाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। दोस्तों जयसिंह के सामने शिवाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और उसके बाद दोस्तों 1665 ईस्वी में ही पुरंदर की संधि हुई। और ये दोस्तों संधि किसके मध्य हुई तो जयसिंह और शिवाजी के मध्य। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से कि पुरंदर की संधि कब हुई तो 1665 ईस्वी में। और किसके मध्य हुई तो जयसिंह और शिवाजी के मध्य। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। इस संधि के तहत दोस्तों जब शिवाजी मई 1666 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया, दोस्तों जब इस संधि के बाद जब शिवाजी को मई 1666 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया तो औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद दोस्तों शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में रखा गया। दोस्तों शिवाजी को कहाँ रखा गया तो आगरा के जयपुर भवन में। दोस्तों याद रखना कि ये जो जयपुर भवन है राजस्थान में नहीं है, ये शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में रखा गया, जहाँ से शिवाजी 16 अगस्त 1666 ईस्वी को भाग निकले। दोस्तों शिवाजी कब 1666 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में गए, जहाँ औरंगजेब ने इसे गिरफ्तार करके
आगरा के जयपुर भवन में रखा। और दोस्तों वहाँ से शिवाजी 16 अगस्त 1666 ईस्वी को भाग निकले। और 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा। तो दोस्तों 1664 ईस्वी में सूरत को शिवाजी ने पहली बार लूटा और 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों इस्लाम न स्वीकार करने के कारण सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में करवा दी। तो दोस्तों इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नवे गुरु, याद रखना दोस्तों, नवे गुरु कौन थे सिखों के? तो गुरु तेग बहादुर। और इनकी हत्या दोस्तों किसने कराई? तो औरंगजेब ने। और कब कराई? तो 1675 ईस्वी में। और दोस्तों किस लिए कराई थी? तो इस्लाम न स्वीकार करने के कारण। उसके बाद दोस्तों औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। तो दोस्तों 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर को पुनः लागू किया था और 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। दोस्तों जब हम लोग अकबर के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। और उसके बाद दोस्तों 1664 ईस्वी में 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। और इन्हीं दोनों करों को समाप्त करने के बाद दोस्तों अकबर की प्रजा ने इसे अकबर की उपाधि दी थी। इन्हीं दोनों करों को दोस्तों औरंगजेब ने फिर से लागू किया 1664 ईस्वी में। औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर को फिर से शुरू किया और 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने दोस्तों जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। उसके बाद दोस्तों 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा निर्माण कराया। दोस्तों पूछा जाता है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और इसका निर्माण किसने कराया? तो 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने कराया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। औरंगजेब के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। दोस्तों औरंगजेब के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। औरंगजेब के पुत्र कौन थे दोस्तों? तो बहादुर शाह फर्स्ट, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद काम बख्श। दोस्तों औरंगजेब के 5 पुत्र थे। और दोस्तों जब हम लोग शाहजहाँ के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि शाहजहाँ के 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ थी। दोस्तों शाहजहाँ के 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ थी। और 4 पुत्र कौन थे शाहजहाँ के? तो दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। और पुत्रियाँ दोस्तों जहाँ आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। और दोस्तों औरंगजेब के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। तो 5 पुत्र दोस्तों बहादुर शाह फर्स्ट, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद काम बख्श। और एक पुत्री थी दोस्तों औरंगजेब की जिसका नाम जेबुन निसा था। औरंगजेब की पुत्री का नाम दोस्तों जेबुन निसा था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। दोस्तों औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। और दोस्तों ये मीर जुमला था कौन? तो जब हम लोग शाहजहाँ के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि 1636 ईस्वी में दक्कन अभियान पर जब शाहजहाँ गया था तो वहाँ इसे एक हीरे का व्यापारी मिला था जिसका नाम मीर जुमला था। और इसी ने दोस्तों मीर जुमला ने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो दोस्तों मीर जुमला कौन था? तो 1636 ईस्वी में शाहजहाँ जब दक्कन अभियान पर गया था, कहाँ गया था? तो दक्कन के अभियान पर जब शाहजहाँ गया था वहाँ इसे एक हीरे का व्यापारी मिला और वही था दोस्तों मीर जुमला। और मीर जुमला ने ही दोस्तों शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो दोस्तों और उसी मीर जुमला को औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। 1681 ईस्वी में अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। दोस्तों 1681 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र अकबर ने, दोस्तों औरंगजेब के कितने पुत्र थे? अभी हमने आपको बताया कि औरंगजेब के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। उसमें दोस्तों मोहम्मद अकबर जो था उसने 1681 में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद अकबर दक्षिण की ओर भागा जहां इसकी मदद संभाजी ने की। तो दोस्तों 1681 में अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद अकबर दक्षिण की ओर भागा जहां इसकी मदद संभाजी ने की।
उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 1682 ईस्वी में औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। दोस्तों 1682 ईस्वी में औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। 1686 ईस्वी में बीजापुर, 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर को और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों इन दोनों को मिलाने के बाद अब मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या कितनी हो गई? तो 19 से बढ़कर 21 हो गई, जो कि दोस्तों सभी मुगल बादशाहों से सर्वाधिक थी। ये दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सूबों की संख्या किस मुगल बादशाह के शासनकाल में थी? तो औरंगजेब दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कितनी थी सूबों की संख्या? 21। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 19 से बढ़कर 21 हो गई। और 21 कैसे हुई? तो जब 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीत लिया, तो उसके बाद दोस्तों ये संख्या बढ़ के 19 से 21 हो गई। और दोस्तों जो किसी भी मुगल बादशाह के शासनकाल में होने वाले सूबों में सबसे ज़्यादा थी। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा सूबों की संख्या किसके शासनकाल में थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में थी। और कितनी थी? तो 21 थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, इनमें से दोस्तों जो 21 सूबे थे उसमें 14 सूबे उत्तर भारत के, 6 सूबे दक्षिण भारत के और 1 अफगानिस्तान का था। और दोस्तों टोटल सूबे कितने हुए? तो 21 सूबे औरंगजेब के शासनकाल में हुए। उसके बाद दोस्तों औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाया। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाया। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने भांग की खेती औरंगजेब ने भांग की खेती, नौरोज त्यौहार मनाना, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों औरंगजेब ने भांग की खेती, नौरोज त्यौहार मनाना, संगीत, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद दोस्तों दक्षिण अभियान के दौरान औरंगजेब को काफ़ी महंगा पड़ा। दोस्तों ये दक्षिण अभियान औरंगजेब को काफ़ी महंगा पड़ा। इसमें इसे जन धन की हानि के साथ मुगलों की स्थिति भी कमज़ोर हुई। दोस्तों दक्षिण अभियान के दौरान औरंगजेब दोस्तों ये अभियान काफ़ी महंगा पड़ा औरंगजेब को। उसका दोस्तों रीजन ये था कि इसमें दोस्तों औरंगजेब को जन धन की भारी हानि हुई और मुगलों की स्थिति भी कमज़ोर हो गई। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, औरंगजेब ने अपने शासनकाल के औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष झरोखा दर्शन एवं 12वें वर्ष तुलादान पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। तो औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष झरोखा दर्शन एवं 12वें वर्ष तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह ने हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो औरंगजेब। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। दोस्तों 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव देव मंदिर को तुड़वा दिया। औरंगजेब ने दोस्तों किन मंदिरों को तुड़वाया? तो बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव देव मंदिर को तुड़वा दिया। उसके बाद दोस्तों औरंगजेब ने 1674 ईस्वी में लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई। दोस्तों औरंगजेब ने 1674 ईस्वी में लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया। और उसके बाद दोस्तों औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। दोस्तों दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो औरंगजेब ने कराया। उसके बाद दोस्तों अपने शासनकाल के 25 वर्ष तक दक्षिण अभियान पर रहा। दोस्तों अपने शासनकाल के 25 वर्ष तक दक्षिण अभियान पर रहा कौन? तो औरंगजेब। वहीं दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो दक्षिण के अहमदनगर में। और कब हुई? तो 3 मार्च 1707 ईस्वी को। और दोस्तों महाराष्ट्र के दौलताबाद में इसे दफनाया गया। तो दोस्तों औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के दौलताबाद में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो महाराष्ट्र के दौलताबाद में। उसके बाद दोस्तों औरंगजेब की जीवनी का नाम क्या है? तो औरंगजेब की जीवनी है दोस्तों आलमगीर नामा। दोस्तों औरंगजेब की जीवनी का क्या नाम है? तो आलमगीर नामा। और दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि आलमगीर किसका नाम था? तो औरंगजेब का था।
और जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था। और दोस्तों ये आलमगीरनामा को लिखा किसने? तो काजिम सिराजी ने। दोस्तों औरंगजेब की आत्मकथा आलमगीरनामा को लिखा किसने? तो काजिम सिराजी ने लिखा है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों औरंगजेब के बारे में नेपोलियन प्रथम कहा करता था। दोस्तों औरंगजेब में नेपोलियन प्रथम ने कहा कि स्पेन के फोड़े ने मेरा नाश किया। नेपोलियन प्रथम ने कहा था कि स्पेन के फोड़े ने मेरा नाश किया और वैसे ही दक्षिण के फोड़े ने औरंगजेब का नाश किया। ये दोस्तों नेपोलियन प्रथम कहा करता था कि स्पेन के फोड़े ने मेरा नाश किया और वैसे ही दक्षिण के फोड़े ने औरंगजेब का नाश किया। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि दक्षिण अभियान के दौरान औरंगजेब ने अपने शासन के 25 वर्ष गंवा दिए वहीं दक्षिण अभियान पर, और उसमें दोस्तों इसको जन धन की भारी हानि हुई और दोस्तों मुगलों की स्थिति भी कमज़ोर हुई थी दक्षिण अभियान के दौरान। इसीलिए नेपोलियन प्रथम ने कहा कि स्पेन के फोड़े ने मेरा नाश किया और वैसे ही दक्षिण के फोड़े ने औरंगजेब का नाश किया। उसके बाद दोस्तों जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? तो औरंगजेब को जाना जाता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।